नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम 6 चैप्टर कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हमने अगले वीडियो में देखा। आज हम दूसरा वीडियो देखेंगे। हमने अगले वीडियो में पढ़ा कि बच्चन जी को पता चला कि उनको बीमारी हुई है, हाँ, गंभीर बीमारी हुई है। तो उनको थोड़ा टेंशन होता है। और क्या टेंशन होता है कि क्या श्यामा यानी कि उसकी पत्नी को क्या वैधव्य आ जाएगा, ऐसा मतलब वो विधवा बन जाएगी, यानी कि क्या इस बीमारी में उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उनको एहसास होने लगा। अब आगे हम पढ़ते हैं। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन ने छोड़ दूँ, स्कूल को से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। बच्चन जी क्या कहते हैं कि मुझे मरने का डर नहीं है, लेकिन उससे पहले जो दवाइयों का खर्च होगा, मेरी बीमारी के लिए जो दवाई होगी, उसके लिए क्या होगा कि पहले तो उनको कहीं पे काम पे भी नहीं जाना होगा। हाँ, आराम करेंगे तो स्कूल छोड़नी पड़ेगी, वो भी विदाउट सैलरी। ज़्यादा अगर छुट्टी लेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। ट्यूशन कराते थे तो वो भी बंद हो जाएगी। और उन्होंने जो बुक्स लिखी थी तो उसकी बिक्री मतलब वो बेचते ले थे, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। तो उनको यही टेंशन था। फिर उनका भाई था जिसका नाम था शालिग्राम, उसकी भी जॉब थी, लेकिन वो घर चला सके ऐसी कंडीशन नहीं थी, क्योंकि उनकी जॉब थी तो अचानक उसकी अगर बदली हो जाएगी तो फिर वो कैसे करेंगे? ये सारी चिंताओं उसको मन ही मन में खाए जा रही थी। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। जब बच्चन जी की पत्नी श्यामा को पता चला कि उनके पति को ये गंभीर क्षय की बीमारी है, तो थोड़ी देर के लिए वो डर जाती है, लेकिन वो संभल गई। उनको ऐसा लगा कि अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगी और मैं डर जाऊंगी तो मेरे पति का क्या हाल होगा। इसलिए उनके तो वो बच्चन भी समझ जाते हैं, बच्चन जी भी, कि शायद मेरे लिए वो संभल गई है। मतलब उसने अपने आप में हिम्मत पैदा कर ली है कि नहीं, कुछ भी होगा मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ, कैसे भी करके मैं मेरे पति की दवा करूँगी। ऐसे इस खबर से मेरे माता पिता को लकवासा मार गया। मतलब लकवासा मारना एक मुहावरा है। वो स्तब्ध रह गए ऐसी बीमारी के नाम सुनते ही। जैसे अभी हम कैसे कैंसर का नाम होता है तो हम सब એટલે आश्चर्य में ऐसे पड़ जाते कि अरे बाप रे कैंसर। तो पहले ये क्षय की बीमारी का भी ऐसा ही था। तो जब बच्चन जी के माता पिता को पता चला कि उनके बेटे को क्षय की बीमारी है, तो वो भी इतने स्तब्ध रह जाते हैं ऐसे कि अभी क्या होगा। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। उनके पिताजी हिम्मत वाले थे, इसलिए कहा कि तुम चिंता मत करना, अगर तुम्हारी बीमारी के लिए पैसा कम पड़ेगा तो हमारा घर बेच के भी हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मतलब उनके भाई भी ऐसे असमर्थता, मतलब उनको भी ऐसा लग रहा था। उसास मतलब जैसे हम ऊंडी सांस लेते हैं ना, जिसको हम निशा गुजराती में निशाशा कहिए આપણે કે निशाशा लीधो, ऐसी सांस भर कर ऐसे खड़े रह जाते कि बाप रे ये क्या हुआ। ऐसे मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। फिर क्या हुआ, बच्चन जी ने तय कर लिया कि अभी मुझे आराम करना ही होगा, वरना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने स्कूल से छुट्टी ले ली, ट्यूशन भी बंद कर दी, और फिर जो बुक्स की जो बुक बेच रहे थे उससे जो पैसे मिल रहे थे उसमें से महंगी दवाई करने लगे। और वो चारपाई यानी कि खटिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे वो उन्होंने आराम करना शुरू कर दिया। मतलब चारपाई पे लेट गए, मतलब आराम करना शुरू कर दिया, और उनकी फिर दवाई चालू हो गई।
और श्यामा की जो सेवा साकार हो गई, यानी कि श्यामा पूरे दिल से तन मन से अपनी पति की सेवा करने लगी और धीरे धीरे वो दवाई और सेवा ने उनका असर बताना शुरू कर दिया कि फिर बच्चन जी धीरे धीरे ठीक होने लगे। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी थी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उनकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। उसका क्या था कि इन्होंने जो कर्ज लिया था, उसका जो ब्याज होता है, जिसको ऋण बोलते हैं, वो ऋण लिया था। और जो हर मंथ जो આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે વ્યાજના હપ્તા ભરવાના હોય, तो उसको बोलते हैं किस्त। ऐसे हिंदी में उसको ऐसे बोला जाता है कि इसकी जो किस्तें थी, हफ्ता जिन्हें આપણે कहिए। तो बच्चन जी का मानना ऐसा था कि अगर ये रकम नहीं भरी गई, उन्होंने किस्तें नहीं चुका सके वो, तो क्या होगा कि उसके साथ साथ उनके मरने से पहले उनकी मौत हो जाएगी, यानी कि उनका नाम खराब हो जाएगा। अगर हम किसी के पास से पैसे लेते हैं, उसको प्रॉमिस करते हैं कि हर मंथ तुझे इसकी किस्तें भी चुकाएंगे और तेरी ये पैसे इतने टाइम में हम वापस देंगे, अगर ये वापस नहीं दे सकते हैं तो पहले के ज़माने में ये बहुत बड़ा अपने आप को धोखा देने की बात होती कि खुद को ऐसा लगता था कि ये मैंने वादा किया और मैं वादा नहीं निभा सका। तो बच्चन जी को यही उसको अपने बीमारी से ज़्यादा इसकी चिंता रहती थी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहोगी तो दवा क्या लाभ पहुँचेगी? पारदर्शी यानी कि आर पार देखना। पारदर्शी जैसे कांच होता है, ग्लास, वो उसको पारदर्शी बोलते हैं कि हम सामने की साइड पे देख सकते हैं। तो श्यामा के लिए जैसे बच्चन जी उसके मन की बात वो समझ जाती थी। तो श्यामा उनको बोलती थी कि अगर आप ऐसे चिंता ही करते रहोगे तो फिर दवाई असर नहीं करेगी। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के, मतलब 400 रुपये ऐसे और 100 रुपये दूसरे, ऐसे मेरे सभी मित्रों पर के ऊपर मेरे 500 रुपये, उनको टोटल 500 रुपये का कर्ज, यानी कि वो उन पर उधारी है, ऐसे 400 रुपये। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। वो उन बच्चन जी का जो क्वेश्चन था, वो बच्चन जी ने जो बात कही उसका आंसर जो श्यामा ने दिया था ना, वो सुनकर तो चौंक गए बच्चन जी। क्या सहसा अचानक उठकर ऐसे देखने लगे कि ये क्या। उनको लगा कि मुझे शायद श्यामा को और पहचानने की ज़रूरत है। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। एक पति के लिए ये बात निकलना बहुत ही मुश्किल होती है कि तुम मर जाओगे ना, उसके बाद मैं कर्ज चुका दूंगी। लेकिन श्यामा ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर, हिम्मत रखकर ये बात कही होगी, क्योंकि वो अपने पति को अच्छे से स्वस्थ देखना चाहती थी कि उसकी अच्छी सी दवाई हो। अगर वो ऐसी चिंता में पड़े रहेंगे तो दवाई का असर उनको नहीं होगा, इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बात कही होगी। तो ये बच्चन जी भी जानते थे। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर ये वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को यह क्या नहीं कर सकती। पति अपने पत्नी को चिंता से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये यहाँ पर उदाहरण दिया है श्यामा का। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझ पर सा जघन्य अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। श्यामा की ये बात सुनकर बच्चन जी को हिम्मत आ जाती है कि नहीं, अगर मेरी पत्नी इतनी हिम्मत नहीं
मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो मैं क्यों ऐसे मर ही जाऊंगा ऐसे सोच के पड़ा रहूं। उन्होंने भी अभी तय कर लिया कि कैसे भी करके, दवाई करके, कुछ भी करके मुझे अभी स्वस्थ होना है, ठीक होना है। मैं पीछे इतने सारा कर्ज और ये सब श्यामा के लिए, अगर मैं ठीक नहीं हूँगा तो ये सब उसे चुकाना पड़ेगा। अगर वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है तो मुझे भी उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। फिर उनके कानों में किसी ने ऐसे कहा कि एक रास्ता अब भी है। तो क्या रास्ता था? तो 15 दिन के लिए इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लग गए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था, मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता। मतलब उनको ऐसा होने लगा कि चलो घर, फिर एक मिनट में वो स्वस्थ होकर, नहीं कि पिताजी ने उनको कहा था कि मैं घर बेचूंगा, लेकिन अभी उनके माता पिता वृद्ध हो गए थे। वो सोचते थे कि वही उनका शरण स्थल, मतलब वो एक ही जगह है जहाँ पे वो आराम से रहते थे। अगर वो घर बिक जाएगा तो वो वहाँ भटकेंगे, कहाँ पे किराए के मकान में रहना पड़ेगा। ये सब वो सोचने लगे। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में किसी एक को अपनी छत के नीचे अपना अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लांघे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। मतलब यह भी नियति यानी कि भाग्य का एक व्यंग यानी कि कटाक्ष था कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। मतलब उसी छत के नीचे अभी दोनों अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे थे। ऐसा नहीं हुआ था कि दोनों में से कोई किसी एक की मृत्यु हो गई थी, ऐसा भी नहीं था। तो फिर वो ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। मतलब वो पहले ऐसे, अभी जो आपने कभी सुना होगा दादा दादी और वो होते हैं, वो ऐसा कहते कि जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे ही हमारी मृत्यु होनी चाहिए, ऐसी उनकी सोच होती है। तो इनको ये भी, उनके माता पिता भी ऐसे सोचते थे। तो फिर बच्चन जी ने भी, फिर भी उनके माता पिता ने कहा कि नहीं, हम ये घर बेचने के लिए तैयार है। लेकिन नहीं, बच्चन जी सोचते हैं कि मैं मेरे स्वार्थ के लिए, मेरी दवाई के लिए, मेरे अच्छे होने के लिए मैं मेरे माता पिता को इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। ऐसे मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसे। फिर उन्होंने एकदम हिम्मत बांध ली। एक तो हिम्मत उनको श्यामा ने दे दी कि अगर तुम ऐसे पड़े रहोगे, चिंता करोगे, तो आपको कोई दवा असर करेगी नहीं। उससे अच्छा चिंता मुक्त हो जाइए, दवा करिए, फिर आप ठीक हो जाएंगे तो हम करेंगे। तो श्यामा ने डायरेक्टली अगर उनको कहा होता तो शायद वो नहीं मानते। इसलिए इनडायरेक्टली व्यंग ऐसे कटाक्ष में कहा कि ठीक है, आपको मरना है तो ठीक है, ये सब मैं बाद में चुका दूंगी। तो ये बात उनको असर कर देती है। और फिर बच्चन जी भी मन में ठान लेते कि नहीं, मैं मेरे वृद्ध माता पिता को वहाँ भटकने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मुझे स्वस्थ होना है, मैं अभी दवा करूँगा, कैसे भी करके फिर ठीक हो जाऊँगा। और ठीक होने के बाद मैं ये सारी जो रकम है, उधार है, सब कुछ चुका दूंगा और श्यामा को भी अच्छी खासी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए कहूँगा और श्यामा को भी चिंता मुक्त कर दूंगा। तो ये सब सोचते हैं। और उसके लिए फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय ही कर लिया था। और सबसे पहली जीत, बीमारी पर उनकी पहली जीत ये थी कि इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अभी खड़ा, मुझे होना ही है कैसे भी करके। तो खत्म होता है दूसरा पार्ट, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।